हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का द बायो एंड सिविल जंक्शंस पर मैं आमिर सिद्दीकी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं दोस्त आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई का कार्य बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। किसी तरीके की समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। आप सभी लोगों का रिवीजन का कार्य भी बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मॉर्निंग की क्लास में हम सभी लोग टैक्सोनॉमी का टॉपिक पढ़ना शुरू किए थे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बेहतरीन तरीके से रिवीजन किया होगा और साथ में जिन लोगों ने अपने सैटरडे और संडे में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी की होगी, उनसे भी ये उम्मीद करते हैं कि उन लोगों ने भी ये चारों वीडियोस को कंप्लीट कर लिया होगा। ये चारों वीडियोस जो आपकी 1 अगस्त को हुई थी, जिसमें हम सभी लोगों ने टैक्सोनॉमी, इकोलॉजी, कॉर्डेटा और इन्वायरमेंटल बॉटनी के बारे में पढ़ना शुरू किया था। आप सभी के पास 4 कॉपियां होंगी। आज आप पहली कॉपी टैक्सोनॉमी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। टैक्सोनॉमी में हम सभी लोगों ने अम्बलीफेरी फैमिली पढ़ना शुरू किया था। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को अम्बलीफेरी फैमिली का वो की पॉइंट्स बेहतरीन तरीके से याद होगा। आप सभी लोगों को अम्बलीफेरी का की पॉइंट्स बेहतरीन तरीके से याद होगा और आप सभी लोग इसके बारे में अपने पॉइंट्स भी नोट कर लिए होंगे। लास्ट क्लास में हम सभी लोगों ने वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में सीख लिया था। उम्मीद करते हैं आज हम सभी लोग इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में सीखेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अम्बलीफेरी फैमिली काफी इंपॉर्टेंट फैमिली है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न देखने को मिलते हैं। अम्बलीफेरी फैमिली में हम सभी लोगों ने अपने पॉइंट को नोट किया था। अम्बलीफेरी फैमिली का अगर आपसे पूछा जाए कि सर अम्बलीफेरी फैमिली का दूसरा नाम क्या है, तो हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बताने में सक्षम होंगे कि अम्बलीफेरी का दूसरा नाम एपीएसी है। क्या है? एपीएसी। एक क्वेश्चन आपका यहां से बनता है, इसलिए एक बार हम रिपीट कर दिए कि अम्बलीफेरी को एपीएसी फैमिली के नाम से जानते हैं। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि ये डाइकोटिलीडन फैमिली होती है। कैसी फैमिली होती है? डाइकोटिलीडन फैमिली होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमने ये सीखा था कि इंडिया में इसके लगभग 30 जेनरा पाए जाते हैं, 180 स्पीसीज पाई जाती हैं। ये कॉमन होती है टेम्परेट रीजन पर, और इन्वायरमेंटल बॉटनी की क्लास में हमने आपको ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन के बारे में बेहतरीन तरीके से समझाया था। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को वो पॉइंट बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा कि टेम्परेट क्या होता है, ट्रॉपिकल क्या होता है, ज्यादा डाइवर्सिटी कहां पाई जाती है। इन सभी के बारे में हमने आप सभी लोगों से ये बातें की थी और उम्मीद करते हैं वो बात आप सभी लोगों को याद होगी। आज की क्लास में हम सभी लोग इसमें सीखने वाले हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में। इसके बारे में सीखने वाले हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में सीखने वाले हैं। कुछ लोग हैं जिनके मन में ढेर सारी बातें चल रही हैं कि सर जी इस फैमिली में हम लोगों ने सीखा था कि ये डाइकोटिलीडन फैमिली होती है और ये पॉलीपिटैली होती है। कुछ लोग बोलना चाह रहे हैं कि ये डाइकोटिलीडन फैमिली होती है, ये पॉलीपिटैली होती है। सर जी इसमें साइजोजिनस आयल डक्ट्स पाई जाती हैं, जिसे वाइटी के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छे, जिनके दिमाग में ये बात चल रही है कि इसे साइजोजिनस आयल के नाम से जानते हैं, साइजोजिनस आयल डक्ट के नाम से जानते हैं, जिसे वाइटी के नाम से जानते हैं। इनके स्टेम से, लीफ से, इन्फ्लोरेसेंस से एक एरोमा जनरेट होता है। उम्मीद करते हैं ये बात भी आप सभी लोगों को क्लियर हो रही होगी। एक बात और क्लियर हो रही होगी, सर जी इसमें टैप रूट पाया जाता है जो कि ब्रांच्ड होता है। लेकिन लीफ वाले पॉइंट में आपको क्लियर हो रहा होगा कि सर जी इसका जो लीफ होती है ना, इसकी लीफ जो है उसमें रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, लेकिन इसका एक प्लांट है एसिफाइला जिसमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा और सभी लोगों ने नोट किया था। बात करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की, और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में सीखने वाले हैं इसका इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है। क्या सीखने वाले हैं? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में आप हेडिंग करेंगे इसका इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है। इन्फ्लोरेसेंस, इसका इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है ये सीखने वाले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है, आप बताएंगे सर इसका इन्फ्लोरेसेंस कंपाउंड अम्बेल होता है। कैसा होता है? कंपाउंड अम्बेल होता है। कैसा होता है? कंपाउंड अम्बेल होता है। अब एक सवाल आपके दिल में आता है कि सर जी अम्बेल क्या होता है। अब आपके मन में एक सवाल आता है कि ये अम्बेल क्या होता है, तो आप सभी लोग बताएंगे अम्बेल का मतलब होता है अम्बेल। अम्बेल का मतलब होता है ये एक तरीके का छाता होता है, अम्ब्रेला से बना हुआ है।
ये किससे बना हुआ है? अम्ब्रेला से बना हुआ है। अम्बेल जो है ये अम्ब्रेला से बना हुआ है। स्टॉक ऑफ फ्लावर, इसमें जो फ्लावर के स्टॉक होते हैं, स्टॉक ऑफ फ्लावर, इसमें जो फ्लावर के स्टॉक होते हैं, ये फ्लावर के स्टॉक सेम हाइट पर निकलते हैं। इसमें जो फ्लावर के स्टॉक होते हैं वो सेम हाइट पर निकलते हैं, और सेम हाइट पर निकलने के कारण ये एक छतरी नुमा संरचना बनाते हैं। दिस इज कॉल्ड अम्बेल। इसे हम सभी लोग अम्बेल कहते हैं। इसमें क्या होता है, क्या सीखा आपने? आपने सीखा, इसमें आपने क्या सीखा? इसमें आपने सीखा जी, इसमें आपने सीखा कि ये क्या होते हैं, इसमें जो स्टॉक ऑफ फ्लावर होते हैं वो सेम हाइट से निकलते हैं। कहां से निकलते हैं? सेम हाइट से। आप चाहे तो अपनी कॉपी में लिख लें स्टॉक ऑफ फ्लावर, आप अपनी कॉपी में अम्बेल के सामने लिख लें स्टॉक ऑफ फ्लावर। ये जो फ्लावर का स्टॉक होता है, स्टॉक ऑफ फ्लावर आर ऑफ इक्वल लेंथ, आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये इक्वल लेंथ के होते हैं। कैसे होते हैं? इक्वल लेंथ के होते हैं, इक्वल लेंथ। एंड अराइज फ्रॉम द सेम पॉइंट, एंड अराइज फ्रॉम द सेम पॉइंट, अराइज फ्रॉम द सेम पॉइंट, और ये सेम पॉइंट से अराइज होते हैं। मतलब मान लीजिए कि ये जो है आपका पेडिसल है, वो जो है पेडिसल है जिस पर ये लगे होते हैं, यहां से जो फिलामेंट निकलते हैं वो सेम लेंथ के होते हैं। यहां से जो फिलामेंट निकलते हैं वो सेम लेंथ के होते हैं, इनकी लेंथ में कोई कमी नहीं होती है। ये सेम लेंथ के होते हैं, लाइक दिस, ये सेम लेंथ के होते हैं। अगर ये सेम लेंथ के होते हैं, दे फिलामेंट जो होते हैं इसके सेम लेंथ के होते हैं, ये सेम लेंथ के होते हैं, इसे हम सभी लोग अम्बेल के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड अम्बेल, इसे हम सभी लोग अम्बेल के नाम से जानते हैं। आप अम्बेल लिख लीजिए, उसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। आप अम्बेल लिख लीजिए, उसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। फास्ट, डोंट लेट। आप अम्बेल लिख लीजिए, उसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। और उम्मीद करते हैं सभी लोगों को ये बात क्लियर होनी चाहिए, सभी लोगों को ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। फास्ट लिखिएगा, डोंट लेट जी, नोट करके बताइए फास्ट जी। जी बताइएगा, नोट करके बताइए। हाँ, लाइक कोरिएंडर चलेगा। जी, उम्मीद करते हैं सभी लोगों का क्लियर। अब आपके मन में आया कि सर कंपाउंड अम्बेल क्या होता है? कंपाउंड अम्बेल क्या होता है? कंपाउंड अम्बेल का मतलब होता है जी, कंपाउंड अम्बेल का मतलब होता है वेयर ब्रांच्ड पेडंकल, जहां पर ब्रांच्ड पेडंकल होते हैं। जहां पर क्या होते हैं? ब्रांच्ड पेडंकल। ये पेडंकल निकला, उसके बाद यहां से ब्रांचिंग शुरू हुई, जिसमें ब्रांच्ड पेडंकल होते हैं लाइक दिस, जिसमें ब्रांच्ड पेडंकल होते हैं लाइक दिस। ये निकला, यहां से सेम लेंथ के क्या निकलते हैं? फिलामेंट। जहां पर ब्रांच्ड पेडंकल होते हैं लाइक दिस, सेम लेंथ का फिलामेंट यहां से निकल रहा है। जहां पर ब्रांच्ड पेडंकल होते हैं लाइक दिस, जहां पर ब्रांच्ड पेडंकल होते हैं लाइक दिस, जहां पर ब्रांच्ड पेडंकल होते हैं लाइक दिस। ये आप किस में देखते हैं? कहेंगे, आप कहेंगे सर ये हम लोग देखते हैं धनिया में। ये पेडंकल इसमें क्या होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड पेडंकल निकलते हैं। जहां पर ब्रांच्ड पेडंकल निकलते हैं लाइक दिस, ये ब्रांच्ड पेडंकल निकलते हैं, और इसे हम सभी लोग कंपाउंड अम्बेल के नाम से जानते हैं। तो आप याद रखेंगे इसमें क्या होता है? ब्रांच्ड पेडंकल जी। इसमें आप लिखेंगे कंपाउंड अम्बेल में क्या होता है, आप बताएंगे कंपाउंड अम्बेल में ब्रांच्ड पेडंकल सपोर्ट्स मल्टीपल स्मॉलर अम्बेल। ब्रांच्ड पेडंकल, ब्रांच्ड पेडंकल सपोर्ट, ब्रांच्ड पेडंकल सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट द स्मॉलर अम्बेल, ये स्मॉलर अम्बेल को सपोर्ट करते हैं। ब्रांच्ड पेडंकल
सपोर्ट स्मॉलर अम्बेल। इसे हम सभी लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड अम्बेल। इसी को हम लोग बोलते हैं अम्बेल। इसी को हम लोग बोलते हैं अम्बेल। दिस इज कॉल्ड ब्रांच्ड पेडंकल। इसे हम सभी लोग बोलते हैं ब्रांच्ड पेडंकल। ब्रांच्ड पेडंकल। और इसे हम सभी लोग बोलते हैं फिलामेंट। इसे बोलते हैं फिलामेंट। और इसे बोलते हैं एंथर। इसे बोलते हैं एंथर। तो एंथर, फिलामेंट, ब्रांच्ड पेडंकल सपोर्ट द स्मॉलर अम्बेल। इसमें ब्रांच पेडंकल क्या करता है? स्मॉलर अम्बेल को सपोर्ट करता है जी। कॉल्ड अम्बिलेट्स, जिसे हम सभी लोग अम्बिलेट्स के नाम से जानते हैं। कॉल्ड अम्बिलेट्स, इसे हम सभी लोग अम्बिलेट्स के नाम से जानते हैं। कॉल्ड अम्बिलेट्स, इसे अम्बिलेट्स के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, किसमें पाया जाता है? आपको याद होगा कोरिएंडम। ये कोरिएंडम में पाया जाता है। और उम्मीद करते हैं सभी को याद होगा कोरिएंडम जो है ये धनिया को कहा जाता है। सभी को याद होगा ये कोरिएंडम किसको कहा जाता है? कोरिएंडम धनिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? धनिया को कहा जाता है। आशा करते हैं सभी को ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। बताइएगा, खुशबू यादव जी, निधि जी, मुस्कान सिंह जी, प्रीति सिंह जी, मंजू करनवाल जी, कनक तिवारी जी, प्रिया जी, पूजा चौहान जी, दिव्या जी, पूनम जी, कनक जी, नेहा सिंह जी, रंजना जी, अंजलि तोमर जी, सोनाक्षी शर्मा जी। सोनाक्षी जी कैसी हैं? आकाश यादव जी, रुचि गंगवार जी, स्वीटी जी, दीक्षा चौधरी जी, अनिल कुमार विश्वकर्मा जी, अमृता जी, अमृता यादव जी कैसी हैं अमृता जी? खुशबू यादव जी, नेहा जी, आकाश जी, सचिन कुमार जी, महिमा जी, आरती गौतम जी, स्वीटी जी, अनिल कुमार विश्वकर्मा जी, आकांक्षा जी, नेहा जी, रुचि पटेल जी, श्वेता जी, ममता चौधरी जी, प्रिया जी, सतीश कुमार यादव जी कैसे हैं? रणधीर कुमार सिंह जी, प्रिया जी, मुस्कान सिंह जी, नेहा सिंह जी, अब्दुल मुनाफ जी, वशिष्का जी, मंजू करनवाल जी, तनाया मिश्रा जी, पूजा शर्मा जी, सोनाक्षी शर्मा जी, सोनाक्षी शुक्ला जी, दीक्षा जी, रमेश चंद्र जी, कंचन यादव जी, कोमल यादव जी, क्षमा पांडे जी, सरिता जी, स्वीटी जी, प्रीति जी, पूजा जी, दीपमाला जी, प्रयाग राज मिश्रा जी, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कनक तिवारी जी, गीता पांडे जी, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, सकुशल होंगे और सभी लोगों को ये बातें समझ में आई है। आस्था खरे जी, पूनम यादव जी, नेहा जी, आफरोज अहमद जी, निम्मी जी, आकृति जी, पूनम यादव जी, हमें पता है कि आपको पॉइंट याद है, आप इतना सारा लिखती हैं, खुशी होती है जी। नीलम जी, नेहा जी, पुष्पेंद्र मौर्य जी डन है। कविता सिंह जी, शिवम आनंद जी, शिवम जी चीजें क्लियर हैं जी। अंशु जी, दिव्या जी, पल्लवी मौर्य जी, दीप्ति सिंह जी, ऋचा वर्मा जी, बस सोनी उर्फ शहजादी जी, निशा कमल जी, गुफरान जी, गुड़िया यादव जी, ऋचा वर्मा जी, अंशु जी, दिव्या जी, पल्लवी जी, दीप्ति जी, ऋचा वर्मा जी। सर जी एलटी और जीआईसी में क्या डिफरेंट है? एलटी और जीआईसी में ये डिफरेंट है कि जिनका सिलेक्शन एलटी में होता है वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में वो 9th और 10th में पढ़ाते हैं, और जिनका सिलेक्शन जीआईसी में होता है, जिसका सिलेक्शन एलटी में होता है, एलटी वाले लोग जो होते हैं वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में 9 से 10th के बच्चों को पढ़ाते हैं और इनकी सैलरी 82,000 होती है। और जो लोग जीआईसी में सिलेक्ट होते हैं वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में 11th और 12th में पढ़ाते हैं और इनकी सैलरी 90,000 से शुरू होती है, बहुत ही जल्दी 1,20,000 पहुंच जाती है। या फिर आप कह सकते हैं इनकी 72,000 होती है और इनकी 90,000 होती है। दोनों लोगों की सैलरी में फर्क होता है और दोनों लोगों के जो है पढ़ाने में फर्क होता है। जो एलटी वाले होते हैं, जिन्हें लाइसेंसिएट इन टीचिंग के नाम से जानते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो 9th और 10th को पढ़ाते हैं, और जिनका जीआईसी में सिलेक्शन होता है वो इंटर कॉलेज को पढ़ाते हैं। दोनों लोगों में डिफरेंस यही होता है और दोनों लोगों का अलग अलग एग्जाम होता है। बीएससी और बीएड के लिए एलटी वाले एग्जाम देते हैं, एमएससी और बीएड सुन रहे हैं कि इस बार जीआईसी में बीएड हो जाएगा। अगर बीएड हुआ तो ठीक है, नहीं तो अभी तक के एग्जामिनेशन में एमएससी वाले ही जीआईसी का एग्जाम देते थे। तो नोटिफिकेशन आने के बाद ये क्लियरेंस होगा।
मुझे लगता है कि आपको इन दोनों एग्जाम देने का मौका मिल रहा है और आप अपनी सीट इन दोनों में पक्की कर लेंगे जी। और उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई। कंपाउंड अम्बिल क्या होता है, एवरीवन क्लियर? अगर आपको क्लियर है तो एक बार यस लिखें, फट से एक बार यस लिखें, क्लियर। आगे चलते हैं। कंपाउंड अम्बिल अगर क्लियर हुआ तो एक बार यस लिखें, आगे चलते हैं। एक इमेज आपको दिखा देते हैं जी, एक इमेज दिखा देते हैं। दिस इमेज इज ऑफ अम्बिल। ये इमेज जो है ये अम्बिल की है, ये इमेज जो है ये अम्बिल की है। समझ आया? ये इमेज किसकी है? अम्बिल की है। अभी आपने देखा ये इमेज अम्बिल की है और ये इमेज जो है ये कंपाउंड अम्बिल की है। आपने देखा। उम्मीद करते हैं आपको दोनों बातें बेहतरीन तरीके से क्लियर, अम्बिल और कंपाउंड अम्बिल दोनों का पॉइंट बेहतरीन तरीके से क्लियर। हाँ सचिन कुमार जी 30,000 आएगी जी, टीजीटी के लिए आएगी। अभी आप पूरा एलटी को फोकस करें। हम आशा करते हैं कि एलटी का मेंस हम आपसे जरूर दिलवाएंगे। बस जितनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं उतनी मेहनत आप करते जाइए। आने वाले 15 दिन के बाद आपके पास क्लासेस ढेर सारी हो जाएंगी, फिर आपका रिवीजन का बेहतरीन वाला काम चलेगा। अगर आप रिवीजन खूब अच्छे तरीके से करेंगे तो चीजें अपने आप से सारी क्लियर होती जाएंगी। डन है? उम्मीद करते हैं ये वाली बातें आपको क्लियर। आगे चलें जी, आगे चलें जी सर, चलें। अब हम बात करते हैं फ्लावर्स की। हमने आपको पहले दिन बताया था कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है। हम बात करते हैं फ्लावर्स की। निशा कमल जी बातें क्लियर? हम बात करते हैं फ्लावर्स की, फ्लावर्स की बातें करते हैं। अगर हम फ्लावर्स में आपसे कहे थे फ्लावर्स इनका कैसा होता है, ब्रैक्ट होता है कि नहीं, तो आप कहेंगे सर दिख रहा था, ब्रैक्टिएट होता है, ब्रैक्टिएट होता है। फ्लावर कैसा होता है? ब्रैक्टिएट। पेडिसल दिख रहा था कि नहीं? यस सर दिख रहा था, पेडिसिलेट होता है, पेडिसिलेट होता है। दोनों बातें समझ लीजिए। अभी आपने डायग्राम बनाया ना अम्बिल का, अम्बिल का डायग्राम बनाया तो दिस इज कॉल्ड पेडिसल, इसी को पेडंकल पेडिसल कहते हैं। दिस इज ब्रैक्ट, इसी को ब्रैक्ट कहते हैं। और इसी के ऊपर क्या लगा था? इसी के ऊपर फिलामेंट, एंथर, फिलामेंट, एंथर, फिलामेंट, एंथर, फिलामेंट, एंथर, फिलामेंट, एंथर, फिलामेंट, एंथर, फिलामेंट, एंथर। तो आपको क्या क्या दिख गया? पेडिसल, पेडंकल दिख गया तो पेडिसिलेट हो गया, ब्रैक्ट दिख गया तो ब्रैक्टिएट हो गया। उम्मीद करते हैं ये बात आप सभी लोगों की क्लियर। अब आपको ये बात पता है कि इसमें क्या होता है, ये जो होता है ये कंप्लीट फ्लावर होता है। ये क्या होता है? कंप्लीट फ्लावर होता है। आपको ये बात पता है तो आप बताएंगे सर कंप्लीट का मतलब होता है इसमें कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम दोनों पाए जाते हैं, तो ये कंप्लीट होता है। जब आपसे कहा जाए कैलिक्स प्रेजेंट है, करोला प्रेजेंट है, एंड्रोशियम प्रेजेंट है, गाइनोशियम प्रेजेंट है, तो दिस इज कॉल्ड, इसे हम लोग कंप्लीट फ्लावर के नाम से जानते हैं। ये बाइसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल एक ही में होते हैं, बाइसेक्सुअल होता है। और उम्मीद करते हैं क्लियर होना चाहिए। और ये डाइकोटिलीडन फैमिली है तो कैसा होगा? पेंटामेरस। पेंटामेरस का मतलब होता है इसमें जो कैलिक्स होंगे वो 5 होंगे, करोला होंगे वो 5 होंगे, एंड्रोशियम होगा 5 होगा, तो ये पेंटामेरस होता है। कैसा होता है? पेंटामेरस होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ये एपिगाइनस होता है। एपिगाइनस क्या होता है? एपिगाइनस होता है। ये बात आप सभी लोगों को याद रखना है कि ये कैसा होता है, ये एपिगाइनस होता है। और उम्मीद करते हैं ये बात आप सभी लोगों को याद रहेगी कि ये एपिगाइनस होता है। कैसा होता है? एपिगाइनस। और मुझे पूरी आशा है कि ये बात आप सभी लोगों को याद रहेगी कि ये एपिगाइनस होता है। कैसा होता है? एपिगाइनस। याद रहेगा पक्का। फ्लावर की 3 स्टेज होती है, एक को कहते हैं हाइपोगाइनस, एक को कहते हैं एपिगाइनस, एक को कहते हैं पेरीगाइनस। अब की बार जब सैटरडे आएगा ना, अब की बार जब सैटरडे आएगा तो जो हमारा एलटी के लोग हैं, एलटी के लोग, इनको जो है हम इनके बारे में डिटेल में समझाएंगे। एपिगाइनस क्या होता है, हाइपोगाइनस क्या होता है, और जो है पेरीगाइनस क्या होता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन क्या होता है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन क्या होता है, और जो है फ्री सेंट्रल क्या होता है। ये सारी बातें हम सभी लोग करेंगे। लेकिन अभी आप ये जानिए कि ये एपिगाइनस होता है। एपी का मतलब होता है ऊपर, गाइनस का मतलब होता है गाइनोशियम के। जब गाइनोशियम के ऊपर कैलिक्स, करोला,
एंडोशियम प्रेजेंट होते हैं तो उसे एपिगाइनस कहते हैं, और जब गायनोशियम के नीचे प्रेजेंट होते हैं तो उसे हाइपोगाइनस कहते हैं, और जब पैरेलल प्रेजेंट होते हैं तो उसे पेरीगाइनस कहते हैं। समझ आया? बस अभी इतना समझिए, एपिगाइनस का मतलब होता है कि गायनोशियम के ऊपर इन द सेंस क्या होता है, दिस इज द गायनोशियम, ये गायनोशियम है, जैसे मान लीजिए दिस इज द गायनोशियम, ये क्या है, ये गायनोशियम है। तो जो कैलिक्स और करोला होंगे वो कहां निकलेंगे, वो गायनोशियम के ऊपर से निकलेंगे, लाइक दिस, ये आपका कैलिक्स जी, इसके ऊपर से दिस इज द करोला, ये आपका करोला, इसके ऊपर से दिस इज द, आप बताएंगे, दिस इज द एंडोशियम। तो जब ये गायनोशियम के ऊपर से लगे होते हैं, दिस पोजीशन इज कॉल्ड एपिगाइनस। ये पोजीशन क्या कहलाती है, ये पोजीशन एपिगाइनस कहलाती है। और आशा करते हैं सभी को क्लियर होना चाहिए कि ये एपिगाइनस होता है, एक्टिनोमार्फिक या जाइगोमार्फिक। ये एक्टिनोमार्फिक भी होता है और जाइगोमार्फिक भी होता है। एक्टिनोमार्फिक का मतलब होता है जब हम किसी फ्लावर को, जैसे मान लीजिए दिस इज द फ्लावर, ये फ्लावर है, इस फ्लावर को हम चाहें तो चाहे जितने एंगल पर कट कर सकते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। जब हम फ्लावर को कई एंगल से कट करें तो दिस इज कॉल्ड एक्टिनोमार्फिक। और ये फ्लावर है, मान लीजिए कि ये फ्लावर है, फ्लावर आपका ऐसा है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, और अगर हम इसको हम चाहें तो केवल एक ही एंगल से कट कर सकते हैं, लाइक दिस, एक ही एंगल से, तो ये बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड होगा। अगर यहां से कट करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये चीजें अलग अलग हो जाएंगी। तो जब एक एंगल से डिवाइड हो, जब केवल एक एंगल से डिवाइड हो, इसे बोलते हैं जाइगोमार्फिक। क्या बोलते हैं, जाइगोमार्फिक। जब फ्लावर एक एंगल से डिवाइड हो, एक प्लेन से डिवाइड हो, तो इसे बोलते हैं जाइगोमार्फिक। और जब कई प्लेन से डिवाइड हो, इसे बोलते हैं एक्टिनोमार्फिक, इसे बोलते हैं एक्टिनोमार्फिक। जब कई प्लेन से डिवाइड हो, एक्टिनोमार्फिक। जब एक प्लेन से डिवाइड हो, वन प्लेन, जब एक प्लेन से डिवाइड हो, उसे जाइगोमार्फिक। जब मेनी प्लेन, कई जगह से डिवाइड हो, मेनी प्लेन, कई जगह से डिवाइड हो, तो इस इज कॉल्ड एक्टिनोमार्फिक। तो उम्मीद करते हैं एक्टिनोमार्फिक और जाइगोमार्फिक, यह एक्टिनोमार्फिक भी होता है या जाइगोमार्फिक होता है, एक्टिनोमार्फिक या जाइगोमार्फिक। उम्मीद करते हैं ये बातें आप सभी लोगों की बेहतरीन तरीके से क्लियर, ये बातें आप सभी लोगों की बेहतरीन तरीके से क्लियर कि क्या होता है एक्टिनोमार्फिक, क्या होता है जाइगोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक का सिंबल होता है लाइक दिस, जाइगोमार्फिक का सिंबल होता है लाइक दिस जी। एक्टिनोमार्फिक का सिंबल होता है लाइक दिस, जाइगोमार्फिक का सिंबल होता है लाइक दिस, और बाइसेक्सुअल का सिंबल होता है लाइक दिस, और ब्रैक्टिएट का सिंबल होता है लाइक दिस। डन जी, बताने की कोशिश करिएगा, और उम्मीद करते हैं सभी लोगों को ये बातें बेहतरीन तरीके से क्लियर। जी पूनम यादव जी, बहुत अच्छी, गुड। उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें सभी लोगों की क्लियर जी। मुस्कान जी, जीएस का जो है आप सभी लोगों के सामने जीएस की क्लासेस 8 तारीख से शुरू हो रही हैं, 8 अगस्त से जीएस की क्लासेस शुरू हो रही हैं, और आप सभी लोग जीएस की क्लासेस 8 अगस्त से करेंगे, ठीक है। और आप में से जितने लोग जीएस से जुड़ना चाहते हैं वो फटाफट जीएस की क्लास से जुड़ जाएं, उसमें 8 तारीख को शुरू हो रहा है। डन, यहां तक की बातें क्लियर, फ्लावर रेडी, आगे चलते हैं। फ्लावर की बात हम बात करते हैं किसकी, कैलिक्स की। फ्लावर के बाद हम बात करते हैं कैलिक्स की। कैलिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैलिक्स की बात करते हैं। इसमें कैलिक्स में आपसे पूछा जाता है, कैलिक्स आप सभी लोग जानते हैं फ्लावर का बाहरी पार्ट ग्रीन कलर का होता है, ये प्रोटेक्शन देता है, सपोर्ट करता है। कैलिक्स की बात करें तो इसमें कैलिक्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, और कैलिक्स आपस में फ्यूज्ड होते हैं। जब कैलिक्स फ्यूज्ड होते हैं तो उसे हम सभी लोग बोलते हैं गैमोसिपेलस। क्या बोलते हैं, गैमोसिपेलस। तो गैमोसिपेलस का मतलब होता है कैलिक्स फ्यूज्ड होते हैं। कैलिक्स ग्रीन कलर के होते हैं, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर लेते हैं, लाइक दिस, ग्रीन कलर के होते हैं, 5 होते हैं, तो आप 5 को ऐसे दिखाएंगे, लाइक दिस। ये 5 कैलिक्स हो गए। कैलिक्स जो होते हैं वो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, 5 होते हैं, और इनकी मार्जिन जो होती है अंदर नहीं जाती है,
ये कैलिक्स कुछ इस तरह से शो होते हैं, ये कैलिक्स जो होते हैं कुछ इस तरीके से शो होते हैं, लाइक दिस। और गैमोसिपेलस मतलब होता है ये कैलिक्स आपस में जुड़ जाते हैं, लाइक दिस। कैलिक्स आपस में जुड़ जाते हैं, लाइक दिस। जब ऐसा एस्टिवेशन जिसमें मार्जिन जो है एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती, ऐसे एस्टिवेशन को, मतलब एस्टिवेशन मतलब होता है अरेंजमेंट, जो कैलिक्स का अरेंजमेंट होता है। आप फ्लोरल डायग्राम देखते हैं, फ्लोरल डायग्राम में आप देखते हैं कि कैलिक्स ऐसा बना रहता है, और आपने यहां पर नोटिस किया कि ये जो कैलिक्स हैं एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, बस मार्जिन के पास चले जा रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। जब ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं तो ऐसे एस्टिवेशन को वॉल्वेट एस्टिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉल्वेट एस्टिवेशन। तो इसमें जो होता है वॉल्वेट एस्टिवेशन पाया जाता है। क्या होता है? वॉल्वेट एस्टिवेशन पाया जाता है। गैमोसिपेलस का मतलब होता है कैलिक्स फ्यूज होते हैं, कैलिक्स फ्यूज्ड होते हैं। गैमोसिपेलस का मतलब होता है कैलिक्स क्या होते हैं? फ्यूज्ड होते हैं। पॉलीसिपेलस का मतलब होता है कैलिक्स फ्री होते हैं। तो आप लोग चाहे तो कहीं पर छोटा सा नोट कर लें, पॉलीसिपेलस मतलब फ्री कैलिक्स। कैसे कैलिक्स होते हैं? फ्री कैलिक्स होते हैं। पॉलीसिपेलस मतलब फ्री कैलिक्स होते हैं, और इसमें क्या होता है? इसमें फ्यूज होते हैं, इसलिए इसको गैमोसिपेलस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड वॉल्वेट एस्टिवेशन। समझ आया सभी लोगों को ये बातें समझ में आई? टेल मी फास्ट, फटाफट बताने की कोशिश करिएगा। सभी लोगों को क्लियर और नॉट? उम्मीद करते हैं सभी लोगों को ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। जी जी, उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें क्लियर। जी, उम्मीद करते हैं सभी लोगों को ये बातें बेहतरीन तरीके से क्लियर। बताने की कोशिश करिएगा। डन टू ऑल? जी, उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों की बेहतरीन तरीके से क्लियर। ये वाला पॉइंट क्लियर? जी, ये वाला पॉइंट क्लियर। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को ये बातें बेहतरीन तरीके से क्लियर होनी चाहिए। कैलिक्स के बाद हम लोग चलते हैं, बात करते हैं करोला की। हेडिंग करिएगा करोला, हेडिंग करिएगा कोरोला, CO, कोरोला। हेडिंग करिएगा कोरोला। कोरोला को हम सभी लोग क्या कहते हैं? कोरोला को पेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। कैसे होते हैं? गैमोपिटेलस होते हैं। कैसे होते हैं? गैमोपिटेलस। एस्टिवेशन कैसे होता है? वॉल्वेट एस्टिवेशन। इसमें भी वॉल्वेट एस्टिवेशन पाया जाता है। इसमें भी वॉल्वेट एस्टिवेशन पाया जाता है। कौन सा एस्टिवेशन पाया जाता है? वॉल्वेट एस्टिवेशन पाया जाता है। जी, कैसे होते हैं? वॉल्वेट एस्टिवेशन पाया जाता है। और उम्मीद करते हैं सभी लोगों को यह बात क्लियर होनी चाहिए कि इसमें जो है वॉल्वेट एस्टिवेशन पाया जाता है। गैमोपिटेलस होते हैं और वॉल्वेट एस्टिवेशन पाया जाता है। सारी बातें क्लियर हैं? दिस इज करोला, ये करोला है। कितने हैं? 5। देखिए, हम कोई कुछ लेकर के गोला नहीं बना रहे हैं, हम गोला बहुत अच्छा बना लेते हैं, ठीक। ये 5, इनको हम लोग करोला कहते हैं। ये 5 कितने होते हैं? 5, लाइक दिस। ये भी आपस में फ्यूज होते हैं, लाइक दिस। गैमोपिटेलस लिखा है ना, तो कोरोला को पेटल कहते हैं। कोरोला को क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। कोरोला को हम सभी लोग पेटल के नाम से जानते हैं। कोरोला को किसके नाम से जानते हैं? पेटल के नाम से जानते हैं। डन है? कोरोला को पेटल के नाम से जानते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये आप बताएंगे? गैमोपिटेलस होते हैं। कैसे होते हैं? गैमोपिटेलस होते हैं। ये कैसे होते हैं? गैमोपिटेलस। ये गैमोपिटेलस होते हैं। और उम्मीद करते हैं सभी लोगों को ये बात क्लियर होनी चाहिए। और ये डायग्राम आप देखिए, जैसे हम बना रहे हैं, चाहे तो आप भी साइड में इतनी जगह लेकर के बना सकते थे, क्योंकि हम पढ़ाते समय समझाते समय बनाते भी चलते हैं, जिससे आपको सारी बातें क्लियर होती रहे। तो ये कोरोला हो गया। कोरोला के बाद हम सभी लोग चलते हैं एंड्रूशियम पर। किस पर चलते हैं? एंड्रूशियम। अब इसके अंदर जो हम बनाएंगे दैट विल बी एंड्रूशियम, वो एंड्रूशियम होगा। हेडिंग कर लीजिएगा एंड्रूशियम। जी, हेडिंग कर लीजिएगा एंड्रूशियम, एंड्रूशियम, एंड्रूशियम। हेडिंग करिएगा एंड्रूशियम।
एंड्रोशियम में क्या होता है, तो आप बताएंगे पेंटामेरस होता है। तो स्टैमेंस कितने होते हैं, स्टैमेंस 5। स्टैमेंस कितने होते हैं, स्टैमेंस 5। और ये कैसे होते हैं, पॉलीएंड्रस। ये कैसे होते हैं, पॉलीएंड्रस। ये कैसे होते हैं, पॉलीएंड्रस। स्टैमेंस 5 होते हैं और ये पॉलीएंड्रस होते हैं, पॉलीएंड्रस होते हैं, याद रखिएगा पॉलीएंड्रस। और इसमें एंथर जो होता है, एंथर, एंथर, ये देखिए एंथर की एक खास बात है। अगर आपके पास, अगर हम एक स्टैमेन का डायग्राम बनाते हैं तो स्टैमेन के डायग्राम में हम ये पाते हैं कि दिस इज कॉल्ड फिलामेंट, दिस इज कॉल्ड एंथर। इसमें आप एंथर में देख रहे हैं कि एंथर में दो पार्ट हैं, एक दो, इसे बोलते हैं डाइथिकस, इसे बोलते हैं डाइथिकस। और अगर इसमें केवल एक पार्ट होता तो इसे बोलते मोनोथिकस। तो एंथर दो टाइप के होते हैं, इसमें जो एंथर पाया जाता है उस एंथर को डाइथिकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइथिकस। डाइथिकस मतलब समझ गए, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। एंथर इसका कैसा होता है, डाइथिकस। इसका एंथर कैसा होता है, डाइथिकस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टैमेंस कितने होते हैं, 5 होते हैं। पॉलीएंड्रस कंडीशन पाई जाती है। एंथर इसका डाइथिकस होता है और इसके एंथर की खास बात है वर्सेटाइल होता है। वर्सेटाइल मतलब लाइक दिस, इसका एंथर वर्सेटाइल होता है, मतलब ऐसे बड़े बड़े होते हैं, लाइक दिस, जो हिल सकता है, जो क्या कर सकता है, हिल सकता है हवा चलने पर। तो एंथर इसका कैसा होता है, वर्सेटाइल एंथर। मतलब यहां पर आपको एक स्टार लगाना चाहिए, वर्सेटाइल एंथर। इसमें वर्सेटाइल एंथर पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। क्वेश्चन पूछता है वर्सेटाइल एंथर किसमें पाया जाता है जी, वर्सेटाइल एंथर किसमें पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। जो ये एंथर होते हैं ना, ये एंथर फटते हैं, जैसे ये एंथर हैं, ये एंथर फटते हैं, उनके फटने को स्फुटन कहते हैं। जब एंथर फटता है तो उसके फटने को स्फुटन कहते हैं। आप बताएंगे कि इसमें स्फुटन जो होता है उसे इंग्लिश में डेहिसेंस बोलते हैं। तो अगर हम आपसे कहें कि एंथर का डेहिसेंस कैसा होता है तो आप बताएंगे सर एंथर का डेहिसेंस दो टाइप का होता है। जैसे मान लीजिए दिस इज द एंथर, ये एंथर है, ये क्या है, ये एंथर है। अगर ये एंथर बाहर से, यहां से फटता है तो पॉलन ग्रेन्स बाहर आते हैं। एंथर में क्या होता है, एंथर में पॉलन ग्रेन्स होते हैं। जब ये एंथर है, मान लीजिए ये डाइथिकस एंथर है, दिस इज डाइथिकस एंथर, ये जब ये ऐसे बाहर फटता है तो इसे बोलते हैं एक्सट्रोज। जब बाहर फटेगा तो सारे पॉलन ग्रेन्स बाहर गिर जाएंगे, इसे बोलते हैं एक्सट्रोज डेहिसेंस। और ये हमारी तरफ जब फटता है, ऐसे हमारी तरफ ऐसे नीचे जब फटता है या हमारी तरफ जब फटता है, दिस इज कॉल्ड इंट्रोज। इसे हम सभी लोग इंट्रोज के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? अगर क्लियर हुआ इस वाले एग्जांपल से तो एक बार बताने की कोशिश करिएगा सभी लोगों को, क्लियर और नॉट जी, सभी लोग बताने की कोशिश करिएगा क्लियर और नॉट। और आशा करते हैं कि सभी लोगों का क्लियर होना चाहिए, सभी लोगों का क्लियर होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर क्लियर रहेगा तो सारी चीजें आपकी अच्छे से समझ में आएंगी। एक बार बताइएगा क्लियर टू ऑल और नॉट। आशा करते हैं कि सभी लोगों का क्लियर होना चाहिए, सभी लोगों का क्लियर होना चाहिए। फटाफट बताने की कोशिश करिएगा जी, डोंट लेट, फटाफट बताइएगा, बिल्कुल लेट करने की जरूरत नहीं जी। क्लियर नेहा सिंह जी, जी सभी लोग बताइएगा फास्ट, बिना लेट किए हुए बताइएगा। तो आप बताएंगे सर समझ में आया, तो इसमें लिख लीजिएगा, इसमें लिख लीजिएगा एक छोटू सा पॉइंट लिख लीजिएगा, इंट्रोज, एंथर इंट्रोज होता है, मतलब इंट्रोज डेहिसेंस। आपके पास जहां जगह होगी वहां लिख लीजिएगा, हम यहां लिख दे रहे हैं इंट्रोज डेहिसेंस। इंट्रोज डेहिसेंस होता है, कैसा होता है, इंट्रोज। मतलब इसमें जो एंथर होते हैं, कितने एंथर, 5 हैं सर। वर्सेटाइल होते हैं लाइक दिस, ये 5 एंथर का डायग्राम हम लोग यही बनाते हैं। ये कितने होते हैं, ये 5 होते हैं लाइक दिस, ये 5 होते हैं। एंथर कितने होते हैं, 5 होते हैं। आशा करते हैं सभी को ये एंथर वाला भी डायग्राम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं गाइनोशियम। नेक्स्ट बात करते हैं इसके गाइनोशियम की। अब इसके अंदर हम लोग बनाएंगे इसके गाइनोशियम को। तो नेक्स्ट हेडिंग करिएगा गाइनोशियम, नेक्स्ट हेडिंग करिएगा गाइनोशियम, नेक्स्ट हेडिंग करिएगा गाइनोशियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट हेडिंग करिएगा गाइनोशियम।
इसका गायनोशियम कैसा होता है? बाइकार्पिलरी सिनकार्पस। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सिनकार्पस पूछा जाता है, ये होता है बाइकार्पिलरी। बाइकार्पिलरी मतलब इसमें दो कार्पेल होते हैं। सिनकार्पस जी, सिनकार्पस, सिनकार्पस मतलब होता है ये फ्यूज्ड होते हैं। सिनकार्पस ये फ्यूज्ड होते हैं। ये बाइकार्पिलरी होता है, सिनकार्पस होता है। सिनकार्पस मतलब ये फ्यूज्ड होते हैं। बाइकार्पिलरी होता है, सिनकार्पस होता है। बाइकार्पिलरी मतलब दिस इज द गायनोशियम की ये ओवरी है, और ये कैसी होती है? ये बाइकार्पिलरी होती है, सिनकार्पस होती है। बाइकार्पिलरी सिनकार्पस जी, बाइकार्पिलरी होती है, सिनकार्पस होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंफीरियर ओवरी पाई जाती है। कैसी ओवरी होती है? इंफीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी। इंफीरियर, इंफीरियर क्यों लिखेंगे? इसलिए लिखेंगे क्योंकि ऊपर हम लोगों ने लिखा है एपिगाइनस फ्लावर होता है, तो इसकी ओवरी कैसी होती है? इंफीरियर। ये पूरा कैरेक्टर कि इसमें से कौन सी फैमिली है जिसकी ओवरी बाइकार्पिलरी, सिनकार्पस, इंफीरियर ओवरी एंड एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। इसमें एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। एक्साइल प्लेसेंटेशन बहुत बार पूछा गया है, ये पूरा कैरेक्टर इसका इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। बाइकार्पिलरी, सिनकार्पस, इंफीरियर ओवरी, एक्साइल प्लेसेंटेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और इसमें जो है आप सभी को याद रखना है, इसमें स्टाइलोपोडियम पाया जाता है। स्टाइलोपोडियम जो हनी सिक्रेटिंग डक्ट होती हैं इसमें प्रेजेंट होती हैं। हनी सिक्रेटिंग डक्ट, इसमें जो है हनी सिक्रेटिंग डक्ट पाई जाती है। इसके चारों तरफ हनी सिक्रेटिंग डक्ट पाई जाती हैं, जिसे स्टाइलोपोडियम के नाम से जानते हैं, जिसे स्टाइलोपोडियम के नाम से जानते हैं। हनी सिक्रेटिंग डक्ट पाई जाती है जिसे स्टाइलोपोडियम के नाम से जानते हैं। हनी सिक्रेटिंग डक्ट पाई जाती है जिसे स्टाइलोपोडियम के नाम से जानते हैं। हनी सिक्रेटिंग डक्ट पाई जाती है जिसे स्टाइलोपोडियम के नाम से जानते हैं। इसे नेक्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे नेक्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और इसमें बीच में देखेंगे ये लाइक दिस, इस तरीके से इसकी ओवरी में बाइकार्पिलरी संरचना देखने को मिलती है। इस तरीके से इसकी ओवरी में बाइकार्पिलरी संरचना देखने को मिलती है। इसकी ओवरी में बाइकार्पिलरी संरचना देखने को मिलती है। इसे नेक्टर ग्लैंड या आयल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। नेक्टर ग्लैंड या आयल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। इसे नेक्टर ग्लैंड या आयल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इसे नेक्टर ग्लैंड या आयल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। एक छोटा सा डायग्राम और बना लीजिएगा जो आपको काफी हेल्प करेगा। दिस, इसका स्टिग्मा जो होता है बाइफिड होता है, लाइक दिस। इसका स्टिग्मा जो होता है ये बाइफिड होता है। इसका स्टिग्मा जो होता है ये बाइफिड ऐसे होता है। इसका स्टिग्मा जो होता है ऐसे बाइफिड होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसके बाद लाइक दिस, ये इसका स्टाइलोपोडियम होता है। स्टाइलोपोडियम, और स्टाइलोपोडियम जो होता है जी, ये इसके ओवरी पर प्रेजेंट होता है। दिस इज कॉल्ड ओवरी। ये इसकी ओवरी पर प्रेजेंट होता है। दिस इज कॉल्ड ओवरी। इसे ओवरी के नाम से जानते हैं। ये वाला डायग्राम जरूर से जरूर बना लीजिएगा। दिस इज कॉल्ड थैलमस। इसे थैलमस कहते हैं। This is called ovary. This is called stylopodium. Stylopodium. इसमें स्टाइलोपोडियम प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? बिटवीन ओवरी एंड स्टाइल। दिस इज स्टाइल, दिस इज ओवरी। ओवरी और स्टाइल के बीच में दिस इज स्टिग्मा। ओवरी और स्टाइल के बीच में कौन प्रेजेंट होता है? स्टाइलोपोडियम। ओवरी और स्टाइल के बीच में स्टाइलोपोडियम प्रेजेंट होता है। इसमें हनी सिक्रेटिंग डक्ट पाई जाती है। इट हैज हनी सिक्रेटिंग डक्ट। इसमें हनी सिक्रेटिंग डक्ट पाई जाती है। दिस इज कॉल्ड हनी सिक्रेटिंग डक्ट। इसमें हनी सिक्रेटिंग डक्ट पाई जाती है। हनी सिक्रेटिंग डक्ट्स किसमें पाई जाती हैं? तो आप सभी का आंसर आएगा सर, ये पाई जाती हैं आपके अम्बली फेरी में।
अम्बलीफेरी का ये पिक्यूलियर कैरेक्टर है। कई बार क्वेश्चन पूछा है स्टाइलोपोडियम इज फाउंड इन, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा है स्टाइलोपोडियम पाया जाता है, बताने की कोशिश करिएगा। यहां तक की बातें क्लियर? सभी लोगों ने डायग्राम बना लिया? सभी लोगों ने डायग्राम बना लिया और उम्मीद करते हैं सभी का करेक्ट होना चाहिए, सभी लोगों का करेक्ट आंसर होना चाहिए। जी, सभी लोगों का करेक्ट आंसर होना चाहिए कि स्टाइलोपोडियम जो है ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एपिएसी फैमिली का, जिसे हम सभी लोग अम्बलीफेरी फैमिली के नाम से जानते हैं, जिसे कोरिएंडर, कैरेट, फेनेल और सिलेरी फैमिली के नाम से जानते हैं। डन। निशा कमल जी, मॉडिफिकेशन ऑफ ऑक्सिलरी में पैसिव फ्लोरा बताया है, मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रांच में पैसिव फ्लोरा, हाँ दोनों का सही है, दोनों में मतलब जो है जो बताया है। तो एग्जाम्पल में एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस एक क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिलेगा। क्लियर है सभी लोगों को? जी, रिचार्ड मार्क जी गुड मॉर्निंग जी, बताइए रिचार्ड जी क्लियर है? तनाया मिश्रा जी क्लियर है भैया? निधि जी, खुशबू जी, पूजा चौहान जी डन है? उम्मीद करते हैं वेरी वेरी गुड। अब जो है सभी का नाम नहीं लिया जाएगा क्योंकि सभी का नाम लेंगे तो बहुत ज्यादा चला जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें क्लियर। स्टाइलोपोडियम किस में पाया जाता है? अब इसी डायग्राम को उठा करके आपको कहां बना देना है? इसी डायग्राम को उठा करके यहां बना देना है। जो आपने वहां डायग्राम बनाया था उसी डायग्राम को उठा करके अब डायग्राम आप यहां बना दीजिए, लाइक दिस। बना दिया? इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है? आपने सीखा नेक्टरी ग्लैंड पाई जाती है जी, ये बना दीजिए लाइक दिस। अच्छा लगा होगा बनाने में। इसके बीच में बाइकार्पिलरी होता है, ये बना दीजिए, और इसका स्ट्रक्चर ये बना दीजिए। एक्साइल प्लासेंटेशन होता है, ये दिखा दीजिए। और उम्मीद करते हैं एवरीवन फाइन, हर किसी ने ये डायग्राम अच्छे से समझ लिया और आज पहली बार समझ में आया कि ये डायग्राम इस तरीके से बनता है। अब आप किसी भी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम बहुत आसानी से बना देंगे। किसी फैमिली का, यहां पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। और यहां पर आपने सीखा है कि सर जी ये ब्रैक्टिएट होता है, तो आप नीचे यहां पर एक ब्रैक्टिएट ब्रैक्ट बना दीजिए लाइक दिस। ये छोटी सी संरचना दिस इज कॉल्ड ब्रैक्ट, इसके नीचे बना दीजिए दिस इज कॉल्ड ब्रैक्ट, और ऊपर चाहे तो एक्सिस बना दीजिए दिस इज एक्सिस। और उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपका फ्लोरल डायग्राम सभी का क्लियर। हम उम्मीद करते हैं कि ये फ्लोरल डायग्राम वाला पॉइंट आप सभी का क्लियर, बताइएगा समझ आ गया जी? उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ आ गया होगा जी। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ आ गया होगा, सभी लोगों को समझ आ गया होगा। टेल मी फास्ट, फटाफट बताइएगा। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को यह बात क्लियर हो गई होगी जी। क्लियर है? ओके, तो ये था आपका फ्लोरल डायग्राम, आपके पास पहुंच गया। अब हम सभी लोग कर लेते हैं फ्रूट के बारे में। अब हम लोग लिख लेते हैं इसके फ्रूट के बारे में, इसके फ्रूट के बारे में। डायग्राम बना लिया ना? ये सब डायग्राम रामबाण है। जब आप कॉपी अपनी खोलेंगे रिवीजन के लिए तो ये डायग्राम को अगर देख के चले जाएंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा कारगर हो जाएगा, आपके लिए काफी ज्यादा कारगर हो जाएगा अगर आप इसका डायग्राम बनाएंगे। आप अपने आप से इसका की पॉइंट्स बनाएंगे। जब की पॉइंट्स बनाएंगे तो की पॉइंट्स जब बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, की पॉइंट्स में आप क्या बनाएंगे? की पॉइंट्स में आप सिर्फ इतना लिखेंगे, की पॉइंट्स में आप सिर्फ कितना लिखेंगे? आप सिर्फ इतना लिखेंगे कि इसका जो की पॉइंट्स एकदम संभाल के लिखना है। की पॉइंट्स में आप लिखेंगे इसका इन्फ्लोरेसेंस कंपाउंड अम्बेल होता है, बस इतना लिख करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद फ्लावर में आपको कुछ नहीं लिखना है। फ्लावर में आप चाहें तो आप सिर्फ एक पॉइंट लिख सकते हैं, इसमें एपिगाइनस फ्लावर होता है। उसके बाद आप कैलिक्स में कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि कैलिक्स की कोई खास बात नहीं है। आप इसमें करोला में कुछ नहीं लिखेंगे, आपको याद रहेगा ये 5 होते हैं। लेकिन एंड्रोशियम में आप लिखेंगे कि इसका एंड्रोशियम जो होता है पॉलीएंड्रस होता है। क्या होता है? पॉलीएंड्रस होता है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। पहला पॉलीएंड्रस इसका स्टेमन होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि एंथर डाइथिकस होता है। इंट्रोज डेहिसेंस पाया था। एक लाइन में लिख के फुर्सत कर देंगे। उसके बाद गायनोशियम में आ जाएंगे। गायनोशियम के 5 पॉइंट लिखेंगे। बाइकार्पिलरी होता है, सिनकार्पस होता है, इंफीरियर ओवरी पाई जाती है, एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है,
स्टाइलोपोडियम प्रेजेंट होता है। स्टाइलोपोडियम को मेंशन करिएगा। अब उसके बाद अगले पॉइंट पर लिखिएगा इसका फ्रूट क्या होता है। बस इतना लिखना है और इतने ही पॉइंट लिखना है। और कहां लिखना है? A4 साइज के पेपर पर लिखना है। कहां लिखना है? A4 साइज के पेपर पर लिखना है जी। A4 साइज के पेपर पर लिखना है। ये डायग्राम है, ये कौन से फ्लावर को बता रहा है? ये कौन सा इन्फ्लोरेसेंस बता रहा है? ये डायग्राम जो है किस इन्फ्लोरेसेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? बताइएगा, ये डायग्राम किस इन्फ्लोरेसेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? टेल मी फास्ट। ये डायग्राम जो है किसके बारे में कौन से इन्फ्लोरेसेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है? प्रियांशी यादव जी, टैक्सोनॉमी हमेशा के लिए आसान बना देंगे। बस आप इतना काम करिएगा जो आज हमने बताया कि आपको की पॉइंट्स में क्या क्या लिखना है। आप जो है इसके पहले हमने वेजिटेटिव क्लास पढ़ाई थी, वेजिटेटिव में हमने आपको बताया था ये रिप्रोडक्टिव की क्लास है। वेजिटेटिव में आज भी बताया रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में आप केवल एक पेज लीजिएगा। आज से आप ये काम शुरू कर दीजिएगा। एक पेज लीजिएगा, एक पेज के दो हिस्से करिएगा। एक हिस्से में लिखिएगा अम्बलीफेरी और एक हिस्से में लिखिएगा ग्रैमिनी। अभी हम आपको ग्रैमिनी पढ़ाने चल रहे हैं। तो अम्बलीफेरी में आप लिखिएगा, अम्बलीफेरी में की पॉइंट्स बनाइएगा और की पॉइंट्स में पूरी ईमानदारी पर आइए। की पॉइंट्स में आप लिखेंगे अम्बलीफेरी में, वहीं पर लिख देंगे एपीएससी कहते हैं। फिर लिखेंगे डाइकॉट फैमिली होती है, डाइकॉट फैमिली होती है जी। इतना लिख करके आगे बढ़ेंगे और उसके बाद बताएंगे कि जो है इसमें साइजोजिनस डक्ट पाया जाता है, साइजोजिनस डक्ट पाया जाता है जिसे वाईटी के नाम से जानते हैं। लाइन में पूरा कर देंगे, वाईटी के नाम से जानते हैं। इसमें टैप रूट होता है, ये आप सभी लोग लिख देंगे। फिर लिखेंगे इसका स्टेम जो होता है जी, इसका स्टेम जो होता है वो हर्बेसियस होता है। इसमें कोई बात लिखने की जरूरत नहीं है। और इसमें आप आ जाएंगे लीफ पर। लीफ में लिखेंगे कि रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है। यहीं लिखेंगे एसीफाइला एक प्लांट है, उसमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। इसी फैमिली का एक प्लांट है एसीफाइला, इसमें पैरेलल वेनेशन पाया जाता है। फिर लिखेंगे आप यहां पर इसमें कंपाउंड अम्बिल इन्फ्लोरेसेंस होता है, कंपाउंड अम्बिल होता है। फिर आप नीचे लिखेंगे कि इसका जो मतलब कंपाउंड एम्बल होता है। फिर लिखेंगे एपिगाइनस फ्लावर होता है, एपिगाइनस होता है। फिर आप लिखेंगे इसमें जो है कि इसका एंड्रोशियम जो होता है, एंड्रोशियम आप लिखेंगे एंड्रोशियम पॉलीएंड्रस होता है, डाइथिकस होता है जी। इंट्रोज इसमें डेहिसेंस होता है। फिर आ जाएंगे गाइनोशियम, इसका गाइनोशियम बाइकार्पिलरी होता है, सिनकार्पस होता है, इंफीरियर ओवरी पाई जाती है, एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है, इसमें स्टाइलोपोडियम प्रेजेंट होता है। इतना लिखने के बाद आप लिख देंगे इसका फ्रूट ये होता है। और अपनी तसल्ली के लिए आप इसका फ्लोरल फार्मूला डायग्राम तो बनाना नहीं है, इसमें डायग्राम नहीं बनाना है, इसमें केवल फ्लोरल फार्मूला लिख दीजिएगा। तो आपको फ्लोरल फार्मूला से इसकी सारी बातें बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ये काम आप सभी को करना है। अगर आप ये काम करेंगे तो पक्का वादा है कि 5 दिन बाद जब सैटरडे आएगा तो आप कहेंगे सर हमारी 6 फैमिली तैयार हो गई। उम्मीद करते हैं डन। करते हैं ये बातें आप सभी लोगों की बेहतरीन तरीके से क्लियर डन है। वादा है कि टैक्सोनॉमी आपको फिंगर्स पर लाएंगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे, ये इस बात का वादा है। आइए चलते हैं आगे की तरफ। ये किसका है तो आप बताएंगे सर ये कंपाउंड अम्बिल का है। ये किसका इन्फ्लोरेसेंस है? कंपाउंड अम्बिल का। डन। ये किसका इन्फ्लोरेसेंस है? कंपाउंड अम्बिल का जी। उम्मीद करते हैं सभी लोगों का क्लियर होना चाहिए। डन है जी, बताइएगा। प्रियांशी जी आसान लगा कि नहीं? इतना काम करने के बाद 2 बार रिवाइज करिए, सुबह शाम एक डोज लीजिए। ओरल सस्पेंशन है, ग्लूकॉन डी समझ करके पीते रहिए। अब थोड़ी सी मेहनत तो करनी है ना, अब थोड़ी सी मेहनत तो करनी है। क्यों करनी है? वांट टू टेक सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी है। फ्रूट लिख लीजिए, इसका फ्रूट कैसा होता है, फ्रूट कैसा होता है। और उम्मीद करते हैं फ्रूट में आप लिखेंगे क्रीमोकार्प। कैसा होता है? क्रीमोकार्प। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फ्रूट जो होता है वो क्रीमोकार्प होता है। सूखने पर
बराबर बराबर भागों में बढ़ जाता है जी। ऑन ड्राई कंडीशन डिवाइडेड टू इक्वल पार्ट, ऑन ड्राइड कंडीशन, ऑन ड्राइड कंडीशन, ड्राइड कंडीशन आने पर, ऑन ड्राइड कंडीशन डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। टू इक्वल पार्ट इज कॉल्ड मेरी कार्प। इन दोनों इक्वल पार्ट को मेरी कार्प के नाम से जानते हैं, दोनों इक्वल पार्ट को मेरी कार्प के नाम से जानते हैं, इन दोनों इक्वल पार्ट को मेरी कार्प के नाम से जानते हैं। बात समझिए, दिस इज द कोरिएंडर, ये धनिया है। धनिया को आप देखते हैं हाथ से थोड़ा सा रगड़ते हैं तो ये धनिया दो ढक्कन में कन्वर्ट हो जाती है, इसके दो ढक्कन बन जाते हैं। इन दोनों ढक्कन को मेरी कार्प के नाम से जानते हैं, इन दोनों ढक्कन को मेरी कार्प के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मेरी कार्प के नाम से जानते हैं। और उम्मीद करते हैं ये बातें आप सभी लोगों की बेहतरीन तरीके से क्लियर। लिख लीजिएगा इसका, इसे हम सभी लोग, जो मेरी कार्प होता है इसे हम सभी लोग सीड कहते हैं, इसे हम सभी लोग क्या कहते हैं? सीड कहते हैं। और इस प्रत्येक मेरी कार्प से एक प्लांट इससे निकल जाता है, एक प्लांट इससे निकल जाता है। ये दोनों मेरी कार्प इसको प्लांट बनाने में सक्षम करते हैं। लेकिन मनुष्य पनीर बनाना होता है तो इस धनिया को मिक्सर में डाल करके मसाला पीस लेता है जी। मनुष्य इसका स्पाइसेस बना देता है। और उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें क्लियर। स्वीटी जी क्लियर? वंशिका जी क्या कहकर क्या सॉरी बोल रही हैं? सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जो दिक्कत रहे बताइए जी। सर सॉरी फॉर दिस क्वेश्चन बट बुक अलग से पढ़ना बहुत जरूरी है क्या? नहीं भाई, बुक बिल्कुल नहीं पढ़ना जरूरी है। अच्छा, एकदम भी बुक पढ़ना जरूरी नहीं है। आप बस केवल जो है कंटिन्यू रहें, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं रट्टाफिकेशन मारे, चाहे जैसे अपने मन मस्तिष्क को छाप दें, चाहे जैसे मन मस्तिष्क को छाप दें। और उम्मीद करते हैं जब आप मन मस्तिष्क को छाप देंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पोलर बियर जानते हैं ना? पोलर बियर नाम सुनते ही आप जान जाते हैं, आपके दिमाग में एक पोलर बियर आ जाता है। क्या कभी इससे मिले हैं? नहीं, लेकिन दिमाग में इसकी छाप ऐसी है कि व्हाइट कलर का पोलर रीजन पर रहने वाला एक भालू आपके दिमाग में आता है, वो पोलर बियर। ऐसा बोलते हैं आप जैसे इसको इससे मिले हुए हैं। अब आप ऐसा बोलेंगे जैसे आप अम्बली फेरी से मिले हुए हैं। सबको बहुत आसान लगने लगा, अच्छी बात है, आसान लगना चाहिए। पढ़ने के बाद ये ताकत आनी चाहिए कि ये आसान है। नेक्स्ट कर लीजिए फ्लोरल फार्मूला, नेक्स्ट कर लीजिए फ्लोरल फार्मूला, हेडिंग करिए फ्लोरल फार्मूला। अब फ्लोरल फार्मूला में आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि सर जी ब्रैक्टिएट होता है, अगर ब्रैक्टिएट होगा तो बी आर लिखेंगे, अगर ब्रैक्टिएट नहीं होगा तो ई बी आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ई बी आर। ब्रैक्टिएट होगा तो बी आर लिखेंगे, ई ब्रैक्टिएट होगा तो ई बी आर लिखेंगे। इसमें हमने पढ़ा है क्या होता है? ब्रैक्टिएट होता है तो हम लोग लिखेंगे बी आर। इसमें हमने पढ़ा है कि एक्टिनोमार्फिक होता है, साइन लगाएंगे ये। हमने पढ़ा है कि जाइगोमार्फिक भी कुछ होते हैं, साइन लगाएंगे ये। तो इन दोनों में से चाहे जो साइन लगी रहेगी सही रहेगा। फिर इसका कैलिक्स हमने पढ़ा कि इसमें कैलिक्स होते हैं 5। कैसे होते हैं? आपस में फ्यूज होंगे तो ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे, गैमोसिपेलस होंगे तो ब्रैकेट लगा देंगे। अगर कैलिक्स होता कि फ्री है, फ्री होते तो पॉलीसिपेलस होता, पॉलीसिपेलस होता तो खाली ऐसे लिख देते, ऐसे लगा दिया। इसका मतलब ये क्या है? ये ब्रैकेट में है, मतलब फ्यूज्ड है। करोला आ गया, कितना है? 5 है। ये कैसे होते हैं? ये भी फ्यूज्ड होते हैं। इन्हें हम सभी लोग क्या कहते हैं? इन्हें हम सभी लोग बोलते हैं गैमोपिटैलस, गैमोपिटैलस। अब इसके बाद एंड्रोशियम आता है। एंड्रोशियम फ्यूज नहीं है, पॉलीएंड्रस है, पॉलीएंड्रस है, फ्री है। कितने होते हैं? 5। गायनोशियम है, गायनोशियम में कितने कार्पल होते हैं? 2। कितने होते हैं? बाई कार्पिलरी। आपने पढ़ा कि इसमें 2 कार्पल होते हैं सर। सिन कार्पस होता है, आपने पढ़ा फ्यूज होते हैं सर। ये सिन कार्पस होता है, फ्यूज होते हैं। इंफीरियर ओवरी होती है, ऊपर एक डॉट लगा देंगे, इंफीरियर ओवरी ऊपर डॉट, और सुपीरियर ओवरी नीचे डॉट। तो उम्मीद करते हैं ये आप सभी लोगों का क्लियर। और हम चाहते हैं कि आप इसको सबसे पहले लिखा करें। जब आप अपने की पॉइंट्स बनाएं तो अम्बली फेरी लिखा, एपीएससी लिखा, उसके सबसे पहले लिखिए ये वाला फ्लोरल फार्मूला। यहां से आपको क्लियर होगा कि इस ब्रैक्टिएट होता है, ये एक्टिनोमार्फिक या जाइगोमार्फिक दोनों हो सकता है। कैलिक्स इसके 5 होते हैं,
करोला इसके 5 होते हैं, एंडोशियम 5 होते हैं। ऐसा सब देख करके ये पता चला कि ये पेंटामेरस होता है, मतलब ये डाइकोटिलिडन फैमिली। जी डन। आइए, उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों की बेहतरीन तरीके से क्लियर, नो डाउट एट ऑल। कल की क्लास में इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाले हमने प्लांट को भी बता दिया था, इसलिए आज उसकी कोई जरूरत नहीं है। जो आपको प्लांट के नाम लिखवाए हैं वो सारे प्लांट के नाम इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आते हैं, इसलिए हम उसको यहाँ कल बॉक्स में बनवा करके हमने ये काम करा दिया है। तो जब ये काम हो गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम जब आगे बढ़ते हैं तो अब हम चलते हैं इस फैमिली पर। आगे बढ़ते हैं तो हम चलते हैं इस फैमिली पर। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली है। यहां से एक क्वेश्चन डन है। आप सभी लोग मुझे बताएंगे, क्या आप इसे देखकर पहचान ले रहे हैं कि ये कौन है? क्या आप इसे देख करके पहचान पा रहे हैं कि ये इमेज आपकी कौन सी इमेज है, किस चीज की इमेज है? क्या आप लोग पहचान पा रहे हैं कि ये इमेज किसकी है? जी, उम्मीद करते हैं पहचान पा रहे होंगे। जी जी, उम्मीद करते हैं पहचान पा रहे होंगे। ये इमेज किसकी है, पहचान पा रहे हैं? जी, उम्मीद करते हैं सभी लोग पहचान पा रहे होंगे। टेल मी। तो सभी लोगों का आंसर आ रहा है सर जी, ये धान की इमेज है। किसकी इमेज है? धान की इमेज है। दिस इज इमेज ऑफ राइस। क्लियर? आजकल खेत में भी आप देख रहे हैं राइस, राइस की है ना? जी सर, किसकी इमेज है? राइस की इमेज है। जी, एक इमेज और देख लीजिए। जी, एक इमेज और आपको दिख रही है। ये भी इमेज जो है ग्रास की है। ये किसकी है? ग्रास की इमेज है। तो ग्रास की इमेज किस में आती है? ग्रैमिनी फैमिली में आती है। राइस किस में आता है? ग्रैमिनी फैमिली में आता है। तो आप दूसरी हेडिंग करिएगा ग्रैमिनी फैमिली। दूसरी हेडिंग करिएगा ग्रैमिनी फैमिली। आप सभी लोग दूसरी हेडिंग करिएगा ग्रैमिनी फैमिली। मोस्ट इंपॉर्टेंट। जी, आप सभी लोग हेडिंग करेंगे ग्रैमिनी फैमिली। ग्रैमिनी फैमिली को हम सभी लोग किसके नाम से जानते हैं? इसे हम सभी लोग पोएसी फैमिली के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है पोएसी फैमिली। क्या नाम है? पोएसी फैमिली। क्यों इसका नाम पोएसी फैमिली पड़ा? आप बताएंगे सर, क्योंकि इसमें पोवा नाम का प्लांट, जिसकी लगभग 500 स्पीसीज ऑफ ग्रास है, इसमें इसका नाम क्यों पड़ा? इसका नाम पोएसी क्यों पड़ा? तो आप बताएंगे बिकॉज, क्योंकि पोवा इज अ जीनस। पोवा एक जीनस है। पोवा इज अ जीनस। पोवा एक जीनस है। पोवा इज अ जीनस अबाउट 500 स्पीसीज, जिसकी लगभग 500 स्पीसीज हैं। अबाउट 500 स्पीसीज ऑफ ग्रास, जिसमें घास की लगभग 500 स्पीसीज हैं। इतनी ज्यादा स्पीसीज होने के नाते इसका नाम ही रख दिया गया पोएसी फैमिली। पता है, अगर एग्जाम हो, एलटी का एग्जाम हो, मेल की अलग सीट है, फीमेल की अलग सीट है, डन है जी, और मेल का सिलेक्शन खूब हो, फीमेल का सिलेक्शन खूब हो। अगर 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक पोजीशन, अगर 1 से लेकर 10 तक पोजीशन केवल फीमेल का नाम आ जाए, केवल फीमेल का नाम, मतलब 1 से 10 के बीच में बॉयज का नाम ही ना आए, केवल फीमेल का नाम आ जाए, तो इसे क्या कहा जाएगा? एलटी 2025 फीमेल वैकेंसी हो गई, क्योंकि सारी टॉपर फीमेल हैं, 10 तक कोई पुरुष ही नहीं पहुंच पाया। मतलब एलटी 2025 फीमेल वैकेंसी के नाम से फेमस हो जाएगी। जो बदनाम हुई थी कि फीमेल की बहुत कम सीट है, जो बदनाम हुई है कि फीमेल की बहुत कम सीट है, अगर 1 से 10 तक ये नाम दिखने लगे तो ये पता चलेगा कि जो 29 सीट थी उसमें फीमेल इतनी काबिल थी कि 1 से 10 तक अपनी पोजीशन बना के रखी, और यही उल्टा हो जाए कि 1 से 10 तक केवल मेल का नाम आ जाए, लड़कियों का कहीं नाम ही ना रहे, तो लोग यूट्यूब पर आकर कहेंगे अब लड़कियों के लिए वैकेंसी की कोई जरूरत नहीं है। अचानक चेंज देखने को मिला, 1 से 10 तक लड़कियों की कोई पोजीशन नहीं है। यूट्यूबर तो न जाने क्या से क्या बना देंगे अपने जो है व्यू को बढ़ाने के लिए, लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप बेवजह की न्यूज से दूर रहें। अब आप क्लास से जुड़ गए हैं, सारी आपके काम की इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपके पास पढ़ने की कमी नहीं है, टॉपिक की क्लासेस हो रही हैं, उनको पढ़िए,
उसके बाद उसके अलावा यूट्यूब पर क्लासेस बहुत सारी हैं, पिन पॉइंट सीजन 2 के नाम से, 3 के नाम से, आप वहां से सिस्टमैटिक कॉपी बनाते हुए पढ़ सकते हैं। आपको इधर उधर कहीं किसी चैनल पर जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी ईमानदारी के साथ, समय आपके पास वैसे भी कम है, 4 क्लासेस डेली होंगी, इसका मतलब आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचेगा। अगर समय बचता है तो आप अपने रेगुलर वाली क्लासेस यूट्यूब पर हैं, उनको करते रहिए, मजा आएगी। क्लियर? तो ऐसे ऐसे यहां पर हुआ कि पोवा एक जीनस है जिसमें लगभग आप बताएंगे क्या है, जिसमें लगभग आप बताएंगे कि इसमें जो है 500 स्पीसीज हैं, इसीलिए इसको पोएसी फैमिली के नाम से जानते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? इसीलिए इसका नाम पोएसी फैमिली पड़ गया। क्या पड़ गया? पोएसी फैमिली पड़ गया। ग्रासेस की स्पीसीज है, इसलिए इसको ग्रास फैमिली के नाम से जानते हैं। इन तीनों नाम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। इसे ग्रास फैमिली के नाम से भी जानते हैं। दिस इज नोन एज ग्रास फैमिली। इसे ग्रास फैमिली के नाम से जानते हैं। इसे हम सभी लोग ग्रास फैमिली के नाम से जानते हैं। एक काम की बात पहुंच गई, इस फैमिली का क्या नाम है, इसके बारे में आपके पास डिस्क्रिप्शन पहुंच गया। उम्मीद करते हैं ये बातें आप सभी लोगों की क्लियर हो गई। उम्मीद करते हैं ये बातें आप सभी लोगों की क्लियर, आपने समझ लिया कि इसमें चावल आता है। इसमें और कौन आता है, थोड़ा सा उसको भी समझ लीजिए। इसमें और कौन आता है तो आप बताएंगे सर इसमें आता है, ऐसे लंबा वाला बॉक्स बनाइएगा एक, ये लंबा वाला बॉक्स है, ये आपके घर में अलमारी की तरह होता है, लंबा वाला बॉक्स है। इस लंबे वाले बॉक्स में लिखिए, इसमें व्हीट आता है, गेहूं आता है, इसमें राइस आता है, चावल आता है, इसमें ओट्स आते हैं, इसमें सौरघम आता है, सौरघम, इसमें सौरघम आता है, इसमें आपका शुगर केन आता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि शुगर केन किस फैमिली का मेंबर है। शुगर केन जो है ये आपके फैमिली का मेंबर है, याद रखिएगा, ये ग्रैमिनी फैमिली का मेंबर है। इसमें आपका मेज आता है, कौन आता है? इसमें आपका मेज भी आता है, आपको याद रखना है। इसमें आपका मोटे अनाज, पतले अनाज, इसमें आपके ये सब भी आते हैं, मोटे अनाज, पतले अनाज ये भी आते हैं। इसमें आपका आता है जी, इसमें आपका आता है जौ, जिसे हॉर्डम के नाम से जानते हैं। इसमें आपका हॉर्डम भी आता है, हॉर्डियम, हॉर्डियम भी आता है, जौ आता है, मक्का आता है, शुगरकेन आता है, सौरगम आता है, ज्वार बाजरा आता है, राइस आता है, व्हीट आता है। ग्रैमिनी फैमिली में ये आपके एल्मीरा वाला क्या है, इसमें मिलेट्स आते हैं, बिल्कुल सही है। मिलेट्स हम आपको बताएंगे मोटे अनाज कौन से होते हैं जी, और जो है पतले और छोटे अनाज कौन से होते हैं, सबकी बात करेंगे। ये जो ग्रैमिनी फैमिली है ना, ग्रैमिनी फैमिली, इसकी एक खास बात है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो खास बात क्या है? ग्रैमिनी फैमिली की कहानी आपने समझ लिया कि ये पोएसी फैमिली है। इसे हम सभी लोग पोएसी फैमिली है, इसे हम सभी लोग किसके नाम से जानते हैं? इसे ग्रास फैमिली के नाम से भी जानते हैं। एक काम की बात यह है जी, इसे हम सभी लोग ग्रास फैमिली के नाम से जानते हैं। एक काम की बात यह है कि ये जो है, जो ग्रैमिनी फैमिली है, ये मोनोकॉटिलिडन फैमिली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोनोकॉटिलिडन। एक ऐसी फैमिली है, ये मोनोकॉटिलिडन फैमिली। कैसी फैमिली है? मोनोकॉटिलिडन फैमिली है। इसे कहा जाता है सेकेंड लार्जेस्ट फैमिली। इसे क्या कहा जाता है? सेकेंड लार्जेस्ट फैमिली। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे सेकेंड लार्जेस्ट फैमिली के नाम से जानते हैं। मोनोकॉटिलिडन की सेकेंड लार्जेस्ट फैमिली है। तो आपके मन में आएगा सर जी फर्स्ट लार्जेस्ट फैमिली कौन सी है? आप लिख देंगे फर्स्ट लार्जेस्ट फैमिली ऑफ मोनोकॉटिलिडन। फर्स्ट लार्जेस्ट फैमिली ऑफ मोनोकॉटिलिडन। मोनोकॉटिलिडन की पहली लार्जेस्ट फैमिली कौन सी है? तो आप बताएंगे ये है आर्किडेसी। कौन है? आर्किडेसी। आर्किडेसी फैमिली ये भी क्या है? ये भी मोनोकॉटिलिडन फैमिली है। ये लार्जेस्ट फैमिली। अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट फैमिली, फर्स्ट लार्जेस्ट फैमिली, अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट लार्जेस्ट फैमिली, फर्स्ट लार्जेस्ट फैमिली ऑफ डाइकॉटिलिडन्स, अगर आपसे पूछा जाए डाइकॉटिलिडन्स की पहली लार्जेस्ट फैमिली कौन सी है, तो आप बताएंगे सर ये है, आपको याद होगा, एस्टीरेसी, जिसे हम सभी लोग कंपोजिटी के नाम से जानते हैं। एस्टीरेसी, जिसे हम सभी लोग कंपोजिटी के नाम से भी जानते हैं। और उम्मीद करते हैं ये बातें आप सभी लोगों की बेहतरीन तरीके से क्लियर होनी चाहिए जी। नोट कर लीजिएगा फास्ट, डोंट लेट जी, फटाफट सभी लोग नोट करिएगा।
जल्दी से। जी, उम्मीद करते हैं सभी लोग नोट करिएगा। डन। प्रिया जी कह रही हैं सर जी पोएसी नाम कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? अरे एक साइंटिस्ट थे प्रिया जी, उनका नाम था जॉन हेनली बार्नहार्ट। जॉन हेनली बार्नहार्ट, लिख लीजिएगा, जॉन हेनली बार्नहार्ट। जॉन हेनली बार्नहार्ट, जॉन हेनली बार्नहार्ट, इन्होंने जो है उसे पोएसी फैमिली नाम दिया था। इतना डीप की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर आपके मन में ये सवाल आया तो मेरा फर्ज बनता है कि हम आपको ये बात जरूर बताएं। आपसे तो सिंपल सा सवाल पूछेगा, इसमें से कौन सी पोएसी फैमिली है? आप खुशी खुशी टिक करेंगे ग्रैमिनी फैमिली इज अ पोएसी फैमिली। डन। चाहे तो इसका सन भी लिख लीजिएगा, 1895, 1895। डन है जी। उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों की क्लियर। जैसे भी सवाल हो, जो भी सवाल हो, बेझिझक पूछा करिए, नो टेंशन। अगर मान लीजिए कभी कमेंट स्लिप कर जाता है, कमेंट पे नहीं आता है, तो मेरा नंबर सबके पास होगा और उस नंबर पे आप फोन कर सकते हैं, डोंट वरी। कभी भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन मन में मत रखिएगा। आइए चलते हैं आगे। ये है स्टाइलोपोडियम। एक थोड़ी सी बात यहां नोट वाली है कि अगर हमसे कोई कहे मोनोकॉटिलीडन की कितनी फैमिली है, तो मोनोकॉटिलीडन फैमिली, मोनोकॉटिलीडन, मोनोकॉटिलीडन, ये जो मोनोकॉटिलीडन फैमिली है, मोनोकॉटिलीडन फैमिली, ये जो मोनोकॉटिलीडन है, इसमें लगभग 60,000 स्पीसीज हैं। मोनोकॉटिलीडन फैमिली में लगभग 60,000 स्पीसीज हैं। मोनोकॉटिलीडन फैमिली में लगभग 60,000 स्पीसीज हैं। कितनी है? 60,000 स्पीसीज हैं। और इन 60,000 स्पीसीज में आर्किडेसी में, आर्किडेसी में अकेले 20,000 स्पीसीज है। जबकि ग्रैमिनी में, आपसे पूछा जाए ग्रैमिनी में, तो आप बताएंगे सर ग्रैमिनी में, जब आपसे पूछा जाए ग्रैमिनी में कितनी है, आर्किडेसी में अकेले 20,000 है, ग्रैमिनी में जो है 6,000 है। ग्रैमिनी में 6,000 स्पीसीज है। इसलिए आर्किडेसी को क्या कहा जाता है? लार्जेस्ट स्पीसीज के नाम से जानते हैं। आर्किडेसी को लार्जेस्ट स्पीसीज के नाम से जानते हैं जी। कंपोजिटी में, जी कंपोजिटी में कितनी स्पीसीज हैं, कोई बताएगा? कंपोजिटी में कितनी स्पीसीज हैं, कोई बताएगा? कंपोजिटी फैमिली में कितनी स्पीसीज हैं, कोई बताएगा? कंपोजिटी को डाइकोटिलीडन की लार्जेस्ट फैमिली कहा जाता है। लार्जेस्ट फैमिली ऑफ डाइकोटिलीडन, इसे डाइकोटिलीडन की लार्जेस्ट फैमिली कहा जाता है। कोई बताएगा कंपोजिटी में कितनी स्पीसीज हैं? कंपोजिटी में कितनी स्पीसीज हैं? मंजू कर्नवाल जी, निशा कमल जी, गुड़िया यादव जी, गुफरान जी, पल्लवी जी, बताने की कोशिश करिएगा। अभी देख रहे हैं लड़का कितना बता रहा है, बताइएगा जी। डन जी। मंजू कर्नवाल जी ने जवाब दे दिया है और तेजी से आंसर किया है, बिना लेट किए हुए। और आप लोग के अभी तक आंसर नहीं आए हैं, क्या बात है जी। $23,600
1620 जनरा, 23,600। हाँ मंजू करनवाल जी, 13,000 जो आप लिखी थी वो आंकड़ा सही था, लेकिन अभी आंकड़ा चेंज हुआ है, 23,600 सही है जी, 23,600 जी। क्लियर? उम्मीद करते हैं इसे भी लार्जेस्ट फैमिली के नाम से जानते हैं। डन। क्लियर टू ऑल? उम्मीद करते हैं यहां तक की बातें आप सभी लोगों की क्लियर, यहां तक की बातें आप सभी लोगों की क्लियर जी। तो ये थोड़े से आंकड़े बढ़े हैं और कहीं कहीं तो 32,000 भी बताते हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डाइकोटिलीडन की लार्जेस्ट फैमिली कौन सी, तो आप सभी लोग बताएंगे। कभी कभी कहीं किसी किसी जगह पर जो है 32,000 भी लिख कर आता है जी। और जब हम लोगों ने 2 साल पहले पढ़ा था तो 13,000 एस्टिमेट था, तो अभी 23,600 ऑप्शन आता है, तो आप इसे टिक करेंगे। आइए चलते हैं। अगर हम आपसे बात करें ग्रैमिनी फैमिली के बारे में, तो ग्रैमिनी फैमिली की ये खास बातें थी। डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम कहें डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जी, डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो आप सभी लोग बताएंगे डिस्ट्रीब्यूशन में 625 जनरा है, 625 जनरा, 6,000 स्पीसीज, 6,000 स्पीसीज। ये कहीं पूछा नहीं जाता है, ये तो हमने सिर्फ इसलिए पूछा कि देखते हैं आप अपना रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन में 625 जनरा और 6,000 स्पीसीज हैं। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, इनका वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, वर्ल्ड वाइड इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? वर्ल्ड वाइड इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? वर्ल्ड वाइड। ये पॉइंट आप सभी लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट पे आ जाइएगा क्लासिफिकेशन। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन, या इसी को हम सभी लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक पोजीशन। सिस्टमैटिक पोजीशन, सिस्टमैटिक पोजीशन। जब हम सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करते हैं तो आप सभी लोगों को याद होना चाहिए कि इनके सिस्टमैटिक पोजीशन में डिवीजन क्या है? एंजियोस्पर्म। डिवीजन क्या है? एंजियोस्पर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंजियोस्पर्म। डिवीजन क्या है? एंजियोस्पर्म। क्लास क्या है? मोनोकोटिलीडनी। ये मोनोकोटिलीडनी क्लास को बिलोंग करता है, मोनोकोटिलीडनी जी, मोनोकोटिलीडनी। अब मोनोकोटिलीडनी है तो एक बात याद आई आपकी कि इसमें जो है एडवेंटिशियस रूट होगा, इसमें पैरेलल वेनेशन पाया जाएगा लीफ में, ये याद आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट। सीरीज इसकी क्या है? ग्लूमेसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीरीज क्या है? ग्लूमेसी। ग्लूमेसी, ग्लूमेसी ये बताता है, सीरीज है ग्लूमेसी। ग्लूमेसी ये बताता है कि इसमें ग्लूम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ग्लूम्स। इसमें ग्लूम्स पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी का फेवरेट क्वेश्चन है कि किसमें ग्लूम पाए जाते हैं। ग्लूम मतलब बाल, गेहूं में बाल पाई जाती है, ग्लूम्स पाए जाते हैं। दूसरा इसमें खास बात है ग्लूमेसी होती है तो ग्लूम पाए जाते हैं, पहली खास। दूसरी खास बात है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये ट्राइमेरस होते हैं। अब ये कैसे होंगे? ट्राइमेरस। ट्राइमेरस का मतलब ये मोनोकोटिलीडन है, मोनोकोटिलीडन ट्राइमेरस होते हैं, जबकि जो डाइकोटिलीडन होते हैं वो टेट्रामेरस या पेंटामेरस होते हैं। तो इसमें सब कुछ 3 होगा, जैसे मतलब कैलिक्स करोला होते हैं 3-3, वैसे इसमें तो पेरियंथ पाया जाता है, कैलिक्स करोला की कोई बात ही नहीं है। तो ये ट्राइमेरस होते हैं। ये मोनोकोटिलीडन है तो इसमें एडवेंटिशियस रूट होगी, पैरेलल वेनेशन पाया जाएगा। पैरेलल वेनेशन, इनकी लीफ में पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, पैरेलल वेनेशन, एडवेंटिशियस रूट। और अगर इसकी फैमिली की बात करें तो फैमिली आपकी याद है, फैमिली में हमेशा नया नाम लिखते हैं। नया नाम क्या है? पोएसी। इसका नया नाम है पोएसी। अब एक काम की बात समझिए, ये तो
यहां तक की बात हो गई। बाकी आगे चीजें हम सभी लोग इसमें देखेंगे, आगे कल की क्लास में समझेंगे कि इसका हैबिट क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है, रूट क्या होता है, लीफ क्या होता है, स्टेम क्या होता है। लेकिन आप सभी लोग मुझसे पक्का वादा करेंगे कि आप इसमें 5 से 7 पॉइंट एकदम लर्न किए रहेंगे। 5 से 7 पॉइंट लर्न किए रहेंगे। सबसे पहला पॉइंट लर्न किए रहेंगे कि ग्रैमिनी को जो है आपको याद रखना है। ग्रैमिनी को पोएसी फैमिली के नाम से जानते हैं। एक सबसे पहली बात ये याद रखना है, इसे ग्रास फैमिली के नाम से भी जानते हैं। दूसरा याद रखना है, ये सेकंड लार्जेस्ट फैमिली होती है और उम्मीद करते हैं सभी को याद रहेगा। तीसरा ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें स्पाइकलेट कंपाउंड, इसमें स्पाइक या स्पाइकलेट कंपाउंड, स्पाइक या स्पाइकलेट कंपाउंड इनफ्लोरेसेंस पाया जाता है। इसमें स्पाइक या स्पाइकलेट कंपाउंड इनफ्लोरेसेंस पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेवर बी फॉरगेटेड, आपको इसमें कभी भी नहीं भूलना है। ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आप बताएंगे इसमें ग्लूम्स पाया जाता है, इसमें ग्लूम्स होते हैं, इसमें लेमना होता है, इसमें ग्लूम्स होते हैं, इसमें लेमना होता है, इसमें प्लिया पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेवर बी फॉरगेटेड, कभी भी आपको नहीं भूलना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जानेंगे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें ओवरी कैसी होती, फ्लावर कैसा होता है, ये हाइपोगाइनस वाला पॉइंट याद रखिएगा कि ये हाइपोगाइनस होता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें पेरियंथ पाया जाता है, पेरियंथ, और इस पेरियंथ में लॉडिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? लॉडिक्यूल्स होते हैं। ये बात आपको याद रखना है। एक जो सबसे अच्छी बात याद रखना है कि इसमें बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, बेसल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, ये याद रखना है। साथ में याद रखना है कि इसका फ्रूट जो होता है कैरियोप्सिस कहलाता है। जी, इसका फ्रूट क्या कहलाता है? इसका फ्रूट जो होता है कैरियोप्सिस कहलाता है। हम आशा करते हैं कि ये 4, 3, 7 पॉइंट आप सभी को याद रखना है। कैरियोप्सिस, इसके बारे में डिटेल में हम लोग सीखेंगे कल। आज आपके दिमाग पर इतनी बातें होनी चाहिए और आशा करते हैं कि ये बातें आप सभी की क्लियर होनी चाहिए। क्या बातें होनी चाहिए? ग्रैमिनी पोएसी फैमिली को बिलोंग करता है, मोनोकोटिलिडन फैमिली है, इसे सेकंड लार्जेस्ट मोनोकोटिलिडन फैमिली कहा जाता है। स्पाइकलेट कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, ग्लूम्स, लेमना, प्लिया प्रेजेंट होता है, हाइपोगाइनस ओवरी होती है, पेरियंथ में लॉडिक्यूल पाया जाता है, बेसल प्लेसेंटेशन होता है, इसमें कैरियोप्सिस देखने को मिलता है। याद रहेगा? अगर आप इतना पॉइंट याद रखेंगे, समझ जाइए एग्जाम क्रैक करने से कोई रोक नहीं सकता आपको। और देख लीजिएगा, एग्जाम देने जाएंगे ना, इसी में से क्वेश्चन मिल जाएगा। एग्जाम देने जाएंगे तो इसी में से क्वेश्चन मिल जाएगा। क्लियर टू ऑल? उम्मीद करते हैं सभी लोगों को यहां तक की बातें क्लियर। मिलते हैं आपसे इकोलॉजी की क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।